सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया अपना चैप्टर नंबर 4 ऑफ 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। सो अगर आपको इसका लेक्चर नंबर 1 चाहिए और आपको मिल नहीं रहा है तो सिंपल सा आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, उधर आपको सेक्शन वाइज आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, या तो आपको जैसे कि 12th अकाउंट्स, 12th ओसीएम, ये ऐसे सेक्शन वाइज भी आपको व्यू होगा अपने फोन पे। तो आप 11th ओसीएम के सेक्शन में जाना और उधर 11th चैप्टर नंबर 4 आपको इजिली व्यू हो जाएगा। तो पहले आप ये लेक्चर देखने से पहले मेरा सजेशन रहेगा, पहले आप वो देखो एंड देन इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। सो यस, आप लोगों के आप 11th में आ गए हो। अभी अभी रिसेंटली आपके 10th के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं, सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिसके सेटिस्फैक्शन एज पर सेटिस्फैक्शन मार्क्स 10th में नहीं आए हैं तो डोंट वरी, आगे बहुत सारे ऐसे आपको चांसेस मिलने वाले हैं, जैसे कि 11th स्टैंडर्ड इटसेल्फ एंड 12th स्टैंडर्ड, एंड आगे तो लाइफ पड़ी हुई है हमारी जहां पे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो डोंट वरी, आप अच्छा करो, आज से अच्छा करो। और ये चैनल आपके लिए यही सब चीजों के लिए कंटेंट दे रहा है, जहां पे आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं, चाहे वो सारंग सर हो, चाहे वो मैं हूं एसपी ओसीएम के लिए, या चाहे वो नेहा मैम हो इंग्लिश के लिए। तो आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। बहुत अच्छा है, आप कंटेंट देखोगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही उम्दा तरीके से इधर सिखाया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। हमने लेक्चर नंबर 4th, मतलब जो लेक्चर नंबर हमारा 1 था फॉर 4th चैप्टर, उसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था, जहां पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको ये समझा दिया था कि सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, वो डेफिनेशन समझा दिया था, मीनिंग पढ़ लिया था, एंड हमने फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने फीचर्स पढ़ लिए थे। अभी इस लेक्चर में मैं आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ाऊंगी। तो पहले समझो कि मेरिट मतलब क्या होता है। मेरिट मतलब क्या एडवांटेजेस, आप उसके साइड में स्लैश मार के एडवांटेजेस भी लिख सकते हो कि जब हम किसी के मेरिट पढ़ते हैं तो उसका मतलब कि सोल प्रोप्राइटर ओपन करने के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदे हैं। और डीमेरिट ऑन दी अदर हैंड हम पढ़ेंगे कि उस सोल प्रोप्राइटर ओपन करने के हमारे पास क्या नुकसान होते हैं या क्या डिसएडवांटेजेस आते हैं। तो ये लेक्चर में हम ये दोनों सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ सबसे पहला जो मेरिट है वो है इजी फॉर्मेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि जहां पे आप अकेले खुद काम करने वाले हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले हो, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है बहुत इजी फॉर्मेशन होता है, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं रहती है, ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा आपको एक शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, अभी तक कंट्री में लागू नहीं हुआ है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बट सिंपल आपके पास पैन, आधार कार्ड, नॉर्मल जो हर किसी को लगता है वो सारी चीजें, और प्लस आपको शॉप एक्ट पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और बहुत इजी रजिस्ट्रेशन होता है उसका, और वो आजकल ऑनलाइन हो गया तो उससे भी ज्यादा इजी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो देखो इजी फॉर्मेशन में उन्होंने यही लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज वेरी इजी एंड सिंपल, मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या बोला उन्होंने, बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज लगती हैं, बहुत ज्यादा भागना नहीं पड़ता है, ये रजिस्ट्रेशन करवाओ, वो रजिस्ट्रेशन करवाओ। जैसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ने वाले हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन करने के लिए। ऐसा कुछ भी सोल प्रोप्राइटर में नहीं है। आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। ओके, नाउ सेकेंड इज क्विक डिसीजन। अभी उन्होंने बोला है कि सोल प्रोप्राइटर में एक एडवांटेज ऐसा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बहुत जल्दी क्विक डिसीजन, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी हम डिसीजन ले पाते हैं। वाई सो, बिकॉज एक इंसान के ऊपर ही वो डिसीजन बेस रहता है। अभी एक इंसान ही ओनर है। पार्टनरशिप में आप देखोगे तो 4 दिमाग लगते हैं, आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखोगे तो उधर तो बहुत सारे दिमाग लगते हैं। तो हर एक आप अगर अदर देन सोल प्रोप्राइटरशिप देखो तो उधर डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि हमको बहुत लोगों
होके राय लेने रहते हैं। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर आप पूरा डिसीजन आपको ही लेना है, आपका बिजनेस है तो उधर डिसीजन जो है क्विकली हो जाता है। सो सोल ट्रेडर टेक क्विक बिजनेस डिसीजन, ही मे और मे नॉट कंसल्ट एनीवन, सोल ट्रेडर इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। तो मैंने जो डिसीजन लिया है तो मेरे को वो किसी को जवाब नहीं देना पड़ता कि क्यों मैंने वो डिसीजन लिया है, मेरे को अच्छा लगा मैंने ले लिया और किसी को मैं लाइबल नहीं हूं टू आंसर। ओके, मेनी टाइम्स क्विक डिसीजन इन बिजनेस प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल, सोल ट्रेडर कैन टेक क्विक एक्शन एंड गेट मोर बेनिफिट। तो यस, एनी टाइम क्विक डिसीजन होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर कोई डिसीजन आप अगर बहुत स्टेप्स रखते हो, बहुत लेंथी प्रोसीजर रखते हो तो हमारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज जाने की संभावना होती है। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर ऐसा नहीं होता है ज्यादातर, क्योंकि सारा डिसीजन किस पे बेस रहता है, तो ओनली ऑन दैट वन पर्सन। ओके, नाउ थर्ड वन इज मैक्सिमम सीक्रेसी। तो मैक्सिमम सीक्रेसी मतलब, सीक्रेसी वर्ड मतलब क्या होता है, तो सीक्रेसी वर्ड मतलब इज सीक्रेट। आप इस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज सोल प्रोप्राइटर में, आप मैक्सिमम सीक्रेट्स रख सकते हो। देखो, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपको बहुत सारे डाटा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक के सामने रखने पड़ते हैं, जनरल पब्लिक के सामने या शेयर होल्डर के सामने या पार्टनर्स के सामने। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और मतलब कि आपको जनरल पब्लिक के सामने ये सब डाटा रखना है या इंफॉर्मेशन रखना है, या सच तो इधर पार्टनर्स है ही नहीं, इधर अदर ओनर्स तो है ही नहीं। तो आप इस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, पास्ट में किया हुआ है, वो आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आपका बैलेंस शीट में कितने प्रॉफिट्स आए हैं, आपको वो पब्लिकली ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप इस टाइप ऑफ बिजनेस में आप मैक्सिमम सीक्रेसी रख पाते हो। द सोल ट्रेडर इज द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ हिज बिजनेस, सो ही मे नॉट डिस्क्लोज हिज business secrets and plans with any third party. There is no need to publish books of accounts of sole trading concerns, so maximum secrecy can be maintained. तो वही अपने कंपनी का ओनर है, वही अपने कंपनी का मैनेजर है, तो उसको कोई भी थर्ड पार्टी को ये सारी चीजें बताने की कोई भी जरूरत नहीं रहती एज पर लॉ। सो देयर इज मेंटेनेंस ऑफ मैक्सिमम सीक्रेसी। नाउ फोर्थ वन इज डायरेक्ट मोटिवेशन। अभी देखो, डायरेक्ट मोटिवेशन मतलब क्या वो बोल रहे हैं, अभी आप ही ओनर हो, आप ही मैनेजर हो, आप ही कंट्रोलर हो बिजनेस का, तो आपको पता है कि आपको ही दिन रात काम करना है, जिसके वजह से आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आते हैं। बट पार्टनरशिप में या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, पार्टनरशिप में जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो उधर थोड़ा सा ईगो आ जाता है, अरे वो काम करेगा, वो काम नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूं, उसके वजह से प्रॉफिट आ रहा है, तो लो मैं भी काम नहीं करता। फिर वो पार्टनर भी ऐसा सोचने लग जाता है, तो उधर क्या हो जाता है, क्लैशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं एंड प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाते हैं। सेम वे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में वैसे ही रहता है कि जो ओनर रहते हैं एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे होते, जो डायरेक्टर होते हैं, जो ओनर ने सेलेक्ट किया रहता है उनके बिहाफ पे काम करने के लिए, वो काम कर रहे होते हैं। तो देयर इज नो डायरेक्ट मोटिवेशन कि ये कंपनी मेरी है, मेरे पैसे लगे हुए हैं। उधर ऐसे लगता है यार हमारा क्या जा रहा है, वैसे भी हमने थोड़ी पैसे लगाए, तो कभी कभी वो भावना वो आ सकता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ही के पैसे लगे हैं और आप ही काम कर रहे हो, तो आप ये कभी नहीं सोचोगे कि मेरा क्या जाता है। आपको डायरेक्ट मोटिवेशन रहता है, आप डायरेक्ट सोचते हो कि जो मैं प्रॉफिट करूंगा ये मेरे को मिलने वाला है, तो मैं दिन रात मेहनत करके इसमें प्रॉफिट लाता हूं, अनलाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप। ओके, नाउ फिफ्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। अभी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप जब चाहो अपने बिजनेस को कोई भी डिसीजन से मोल्ड कर सकते हो, मतलब उसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं रहती कि आपको ऐसे ही चलना है, आपको वैसे ही चलना है। बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप अपने बिजनेस को कभी भी कोई भी डिसीजन से चेंजेस
ला सकते हो। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा क्यों रहती है, क्योंकि उसको कोई भी एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है। जैसे कि कंपनी को कंपनीज एक्ट लागू होता है, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है, एलएलपी को एलएलपी एक्ट लागू होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लागू होता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा वन बिजनेस है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई भी एज स्पेसिफिक एक्ट लागू नहीं होता है। तो इस बिजनेस को जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सबसे ज्यादा मिलती है, वो अपने आप को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकता है। सो बीइंग ओनली अ डिसीजन मेकर ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडर कैन मेक अ क्विक चेंजेस एज पर सिचुएशन। ही कैन एक्सपैंड हिज बिजनेस, ही मे चेंज द लाइन ऑफ बिजनेस एनी टाइम, ही कैन चेंज हिज बिजनेस पॉलिसीज इफ रिक्वायर्ड। कभी भी कोई भी डिसीजन से वो कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, कोई प्रोडक्ट डिलीट कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, डाइवर्सिफाई कर सकता है, जब उसके मन में आए, एज पर सिचुएशन। किसी के ऊपर डिपेंड या किसी एक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है कि आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ये सारे सेक्शंस या ये किसी भी पॉइंट में, तो आपको क्या करना है, इजी एक नीचे कमेंट सेक्शन रहता है, उसमें आपके सारे डाउट लिख के मुझे भेज देना है। कोई टेंशन नहीं है, मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगी तो वो क्लियर कर दूंगी। ओके, नाउ सिक्स्थ इज लोअर कॉस्ट। अभी लोअर कॉस्ट मतलब क्यों उन्होंने बोला हुआ है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ आप ही मैनेजर हो, आप ही ओनर हो, आप ही कंट्रोलर अगेन। देन जब भी आप काम करोगे, जब भी आप वेरियस एक्टिविटीज करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उधर आप ट्राई करते हो कि जो वेस्टेजेस हो रिसोर्सेज के, चाहे रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड हो, चाहे कोई भी गुड्स क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, चाहे टाइम ही क्यों ना हो, ये भी टाइम भी तो मेरा रिसोर्स है, या चाहे लेबर ही क्यों ना हो, तो उनका जो वेस्टेज हो वो कम से कम हो। तो मैं ही ओनर हूं इस कंपनी की, तो मेरा डायरेक्ट मोटिवेशन रहता है या डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है मेरा रिसोर्सेज के साथ, या मैं डे टू डे काम करती हूं अपने रिसोर्सेज के साथ, तो उधर मैं ट्राई करती हूं कि मेरा जो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है वो कम से कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के लिए काम करता है तो उधर लोअर कॉस्ट एडवांटेज मिलता है हमको, कि कम से कम कॉस्ट में हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे हो। तो ये सोल प्रोप्राइटर में इजिली पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वही एक देखने वाला है। सो वो डायरेक्टली देख सकता है, अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज बचा सकता है। नाउ सेवेंथ इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब वही जो हमने अभी 6th पॉइंट में पढ़ा कि एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि कम से कम वेस्टेज हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, जिसको मैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट ऐसे बोलती हूं। ठीक है, कि अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज्यादा प्रॉफिट लाना है तो यू कैन मेक इट पॉसिबल बाय बीइंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करो, कि जितना आपको चाहिए उतना ही रिसोर्सेज अवेलेबल करो और उतना ही बिजनेस में लगाओ, ताकि देर इज नो एक्स्ट्रा वेस्टेजेस, देर इज नो आइडल रिसोर्सेज अवेलेबल, कि आपने खरीद तो लिया, आपने फाइनेंस अवेलेबल तो किया, बट उतना तो रिक्वायर्ड ही नहीं था। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, इससे आपका जो पैसे, जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो वेस्टेज जाएगा। तो ये सारी चीजें easily possible हो जाती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। So a sole trader enjoy the whole profit of his business. He tries to maximize his profit by reducing wastage in his business. He avoid wastage like wastage of money, time, material and efforts. तो efficiency बहुत ज्यादा possible है in case of sole trader, because he always try to maximize his profit by reducing wastage। देखो, मैं हर वक्त अपने बच्चों को बोलती हूं कि 2 तरीके हैं आपके प्रॉफिट बचाने के। ठीक है, आपको प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला सिंपल सा पता है तो इनकम माइनस आप एक्सपेंसेस करोगे तो आपको क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो आपके 2 तरीके हैं प्रॉफिट बढ़ाने के। एक तो आप इनकम को बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इनकम को बढ़ाना ये कभी कभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए यही होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर दो।
आप अपने वेस्टेजेस को कम कर दोगे तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखो, इनकम को बढ़ाया प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन इनकम को बढ़ाना कभी कभी नॉट पॉसिबल हो जाता है। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप अपने जो वेस्टेजेस है, आप जो अपने एक्सपेंसेस है, उसको कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली कब पॉसिबल हो जाता है कि जब मैं मेरा खुद बिजनेस संभाल रहा हूं। दूसरा कोई संभाल रहा है तो इतना नहीं सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मेरा क्या जाता है, अरे क्या ही जाता है, मेरा टाइम लगने दो, एफर्ट्स लगने दो, मनी लगने दो, मटेरियल लगने दो। बट अगर मैं ही ओनर हूं और मुझे पता है ये प्रॉफिट मेरे को आने वाला है सबका सब, तो मैं ये चीज पॉसिबल कर पाती हूं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करती हूं, या कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन करती हूं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एफिशिएंसी जो पॉइंट है वो मुझे सबसे ज्यादा मिलता है, या ये एडवांटेज मुझे सबसे ज्यादा मिलता है सोल ट्रेडर में। एकदम इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लिया आपने विद कंटेंट आपको समझ जाएगा। नाउ आ जाते हैं अभी अपने सेकंड सेक्शन पे, दैट इज डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब नुकसान। अभी ऐसा थोड़ी है कि सोल प्रोप्राइटर का एडवांटेज ही एडवांटेज है या फायदे ही फायदे हैं, कुछ डीमेरिट्स है अपने, ठीक है। डीमेरिट्स मतलब नुकसान। तो सबसे पहला नुकसान भाई साहब यही है कि हमको इसमें लिमिटेड कैपिटल मिलता है, कि जब भी मैं बिजनेस चालू करती हूं तो मेरे पास बहुत सारे लोग नहीं होते कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए। एक ही इंसान रहता है, स्टार्टिंग से हम यही पढ़ रहे हैं, तो उस इंसान पे पूरा का पूरा लोड आ जाता है फॉर इन्वेस्टिंग मनी, फॉर अवेलिंग दैट रिसोर्सेज, फॉर टाइम मैनेजमेंट। तो वो लिमिटेड कैपिटल ही अवेल कर पाता है। मतलब बैंक भी अब एक इंसान को लोन देती है ना, तो एक इंसान कितना कमा पाएगा उस हिसाब से बैंक लोन देती है। तो उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा कैपिटल नहीं मिल पाता है, या उसके पास जो उसकी सेविंग्स रहती है वो मिनिमम ही रहती है, इतना ह्यूज कैपिटल वो अवेल नहीं कर पाता है। जैसे कि हम पार्टनरशिप में 4 लोगों को बुला के 4 गुना कैपिटल अवेल कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो लिमिट ही नहीं है, आप पूरी दुनिया से पैसे मांग सकते हो, करोड़ों में पैसे रेज कर सकते हो। बट इन दैट सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, आप ये चीज पॉसिबल नहीं कर पाते हो। आपके पास लिमिटेड कैपिटल ही अवेलेबल हो पाता है बिकॉज ऑफ वन ट्रेडर। A sole trader is a single owner. His capacity for raising capital is limited. He may raise capital from his friend, relative, and bank, etc. Such resources are so limited, so there is a financial difficulty for expansion and development of business. So there is always a problem for जब भी आप expansion या development का सोचो। Okay, now limited managerial skill. अभी हम क्या पढ़ेंगे? लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल, ठीक है। तो अभी वो कौन से स्किल की बात कर रहा है? मैनेजेरियल स्किल की, मतलब कि मैनेज करने का जो स्किल होता है वो लिमिटेड रहता है। क्यों? एक सिंपल सी बात है, वो भाई सोल ट्रेडर है, सोल वो इंसान है जो पूरी की पूरी अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हैंडल कर रहा है। तो उसके पास मैनेज करने का जो स्किल है वो लिमिटेड ही रहेगी। बट अगर आप देखोगे पार्टनरशिप में या जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो उधर लोग बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, मैनेज करने वाले। तो उधर जो स्किल्स रहती हैं वो अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि आप लोगों को अलोकेट कर सकते हो हर एक एरिया में, कि ये जाके उधर लोगों को मैनेज करेगा, वो उधर जाके उस ब्रांच में जाके मैनेज करेगा, ये तीसरे ब्रांच में जाके मैनेज करेगा। तो उधर प्रॉब्लम नहीं आती। बट इधर प्रॉब्लम बेसिकली यही आती है, आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। वाई नॉट? यू आर नॉट एबल टू एक्सपैंड योर बिजनेस बिकॉज ऑफ लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। आप ही अकेले हो, आपकी कहां देखोगे, आप कितने ब्रांचेस देखोगे, कौन कौन से एरिया देखोगे। तो आपको कभी कभी आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन लोगों को हायर करना पड़ता है एज अ मैनेजर, कि आप अगर आपको सीरियसली एज अ सोल प्रोप्राइटर में ही एक्सपैंड करना है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि यू आर वन जो आप हैंडल करने वाले हो। अदरवाइज आपको पैसे देके या आपको सैलरी बेस देके आपको आउटसाइड कंपनी से आपको मैनेजर हायर करना
पड़ता है, और कभी कभी वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज यू हैव नो मनी। इतना पैसा नहीं होता है एक मैनेजर को, क्योंकि आप मैनेजर अगर हायर करना चाहो तो उसको डेली, मतलब डेली नहीं, मंथली अगर आपको 50,000 तो देना ही पड़ेगा। कितनी भी छोटी कंपनियों में, छोटी सी छोटी बिजनेसेस की बात कर रही हूं, कितना भी छोटा बिजनेस हो, आपको मिनिमम 50,000 तो उनको देना ही पड़ता है। तो इतना आप कहां से लेके आओगे? तो देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, जो कि एक डिसएडवांटेज है। नाउ थर्ड वन इज बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा मैं बोल रही हूं, ये मैंने आपको फीचर पढ़ाते पढ़ाते भी बोला था कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि अगर आपका बिजनेस डूब जाता है, अगर आपके बिजनेस के पास पैसा नहीं रहता है, बिजनेस में पैसा नहीं रहता आपके क्रेडिटर को पे ऑफ करने के लिए, तो आपके जो घर के असेट है, आपके जो पर्सनल असेट है, वो भी बिक सकते हैं फॉर पेइंग बिजनेस लाइबिलिटी। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटर का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है, और जिससे लोग बिजनेस खड़ा करने से ही डरते हैं, या अकेले खड़ा करने से डरते हैं कि यार अगर बिजनेस डूब गया तो हमारा तो घर भी चला जाएगा, घर भी बेचना पड़ेगा। तो बहुत लोगों के साथ ये होता है इनफैक्ट कि वो बिजनेस चालू करते हैं बट वो उनका पैसा कुछ तो भी कहीं में लग जाता है या डूब जाता है, एंड देन उनके पर्सनल जो असेट है वो उनको देने पड़ते हैं फॉर पेइंग ऑफ बिजनेसेस लाइबिलिटी। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मैं बोलूंगी। द लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल असेट एंड बिजनेसेस असेट, सो ही कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम हिज बिजनेसेस। His business liability need to be paid by selling his private property। प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के या कुछ करके आपको पे ऑफ करना पड़ता है। नाउ फोर्थ इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी मतलब क्या कि देखो इधर एक ही इंसान है जो बिजनेसेस को देख रहा है, जो बिजनेसेस को संभाल रहा है। अगर उसको कुछ हो गया तो बिजनेस को बंद ही करना पड़ता है, नहीं तो क्या करना पड़ता है, उसकी जो विडो रहती है, जो उसका जो आगे लीगल एयर रहता है, उसको ऑटोमेटिकली उसको बेचना पड़ता है किसी और को। अगर वो खुद चला पाए तो वेल एंड गुड, ठीक है, मतलब कि उसके नॉमिनीज जो रहते हैं वो अगर चला पाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो अल्टीमेट ऑप्शन यही रहता है कि उसको आगे बेचना पड़ता है। तो देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ स्टेबिलिटी, कभी स्टेबल नहीं रह पाता है, क्योंकि पता ही है कि हमको पता है कि हमारे जिंदगी में हमको कुछ भी कभी भी हो सकता है, हम कभी भी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। ये सारी चीजें की वजह से, या इंसैनिटी मतलब क्या होता है कि आप, इंसैनिटी मतलब बीमारी पकड़ सकते हो आप, ठीक है, कि पागल हो जाना या इंसेन हो जाना या अल्कोहलिक ड्रग्स में घुस जाना, ये सब आप पकड़ सकते हो इंसेन में, ठीक है। सो डेथ कभी भी फिक्स नहीं रहता, ये पॉसिबिलिटीज कभी फिक्स नहीं रहता, हम कभी भी कुछ भी हमको हो सकता है। फिर इंसॉल्वेंसी मतलब डूब जाना, बैंकरप्ट हो जाना। तो ये सारी चीजों के वजह से वो अकेला इंसान नहीं संभाल, मतलब कभी कभार उसको कुछ हो जाता है तो आगे उसको देखने वाला नहीं रहता है, तो आगे उसको बेचना पड़ता है। तो इसके वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप में है वो हमेशा लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहता है। बट अनलाइक अगर आप पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखोगे तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर एक पार्टनर भी गया तो बाकी सारे पार्टनर हैं उसको संभालने के लिए, दो पार्टनर भी गए तो बाकी दो और पार्टनर हैं संभालने के लिए, तो थोड़ा तो स्टेबिलिटी रहता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो अनलिमिटेड स्टेबिलिटी रहता है, क्योंकि उससे मेंबर जाने या डायरेक्टर जाने आने से उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इन केस ऑफ सोल ट्रेडर लैक ऑफ स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। नाउ फिफ्थ इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कि आप ही एक अकेले हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने सीए का ऑफिस खोला, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफिस खोला सीए का, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ही ओपन किया, तो जैसे कि मैं डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत अच्छी हूं तो डायरेक्ट टैक्स ही मेरा रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो एरिया रहेगा, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस रहता है, फॉरेन के कंप्लायंसेस रहते हैं, वो एरिया तो मुझे आता ही नहीं है। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन, मतलब थोड़ा बहुत मैं करूंगी, लेकिन क्या होगा, मेरा उधर स्पेशलाइजेशन नहीं है, मेरा उधर स्किल अच्छी तरह से नहीं है, तो
मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब हर एक इंसान का जो एक स्पेशलाइजेशन होता है वो लैक हो जाता है, क्योंकि उसको हर एक एरिया देखना पड़ता है, वो चाहे या ना चाहे। सो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, but sole trader is involved in all activity of business such as buying, selling, accounting. He has to play multiple roles, so it is said that he is a jack of trader, master of none. मतलब उन्होंने एक कोट बोला है कि क्या होता है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको हर एक एरिया देखना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि उसको स्पेसिफिकली यही देखना है, बिकॉज वही एक मालिक है तो उसको हर एक एक्टिविटीज देखना ही पड़ेगा, चाहे वो बाइंग हो, सेलिंग हो, अकाउंटिंग हो, कुछ भी हो। बट अगर आप पार्टनरशिप देखते हो तो उधर हर एक एरिया डिवाइड रहता है कि इस एरिया में ये वाला पार्टनर देखेगा, उस एरिया में वो वाला पार्टनर देखेगा। तो स्पेशलाइजेशन वो वैसी जगह पॉसिबल हो पाता है, बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशलाइजेशन का होता ही नहीं है। ओके, नाउ 6th, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। सो ये भी मैं बोलूंगी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का, क्योंकि जब भी आप ह्यूज ऑपरेशन करना चाहो, बड़े मुकाम पे, मतलब फॉरेन में भी करना चाहो, अदर सिटीज में, अदर स्टेट में करना चाहो, तो आपको अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट करना पड़ता है ईदर इन पार्टनरशिप फॉर्म या जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने पहले ही बोला लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल होता है भाई, कहां कहां देखेगा, क्या क्या एरिया देखेगा। तो उसको या तो ऑप्शन होता है कि वो बाहर से एम्प्लॉय हायर करे, बाहर से एम्प्लॉय हायर करने के लिए लैक ऑफ कैपिटल रहता है, तो दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसे एंटर करना ही पड़ता है, क्योंकि वैसे ही आपको कैपिटल मिलेगा। जैसे कि पार्टनर्स आएंगे तो आपको कैपिटल हाथ में मिलेगा और आप दूसरे दूसरे एरिया में डिफरेंट पार्टनर्स को अलोकेट कर सकते हो, जिससे कि आपका ऑपरेशन एंड आपका एक्सपेंशन भी हो पाए। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो ये भी मैं बोलूंगी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। सो ये था हमारा मेरिट एंड डीमेरिट। सो आपको अगर किसी में भी डाउट रहे तो आपके पास ऑप्शन है एक कमेंट सेक्शन में, वो डाउट जरूर लिख देना। मैं जरूर आपके कमेंट्स को लेके नेक्स्ट वीडियो में आंसर जरूर करूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है सो लाइक तो करना है और सब्सक्राइब करना है, और आपके सारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये इंफॉर्मेशन देनी है कि इस चैनल पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको प्राइवेट में एंटर करना है तो आप प्राइवेटली भी पढ़ सकते हो हमसे, हम प्राइवेट ट्यूशंस भी लेते हैं। बट अगर कोई YouTube पे कंफर्टेबल है, YouTube पे सिंसियरली पढ़ रहा है, तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन YouTube, और हमारे टेलीग्राम भी है, तो आप उस पे भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको वो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, लिंक्स वगैरह। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में आपको अपडेट होता रहेगा। तो आप प्लेलिस्ट सेव कर लो आपके ऑफलाइन डाउनलोड सेक्शन में, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। सो अभी के लिए इतना ही, तो बाय बाय गाइस।